हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह, लेक्चर कोचिंग सेंटर फाइनल। आज अगले लेक्चर में मैं लेकर आया हुआ हूँ कि संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोसी तथा लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम यूज करने जा रहे हैं। संयुग्मी फोकस क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, तो ऐसे बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं कि वे दो बिंदु जिसमें किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, तो उन्हें संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब संयुग्मी फोकस को किरण आरेख द्वारा समझते हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ था कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो यहाँ इस फिगर के द्वारा हम संयुग्मी फोकस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि यह एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु हम लेने जा रहे हैं, ये बी है, जहां पर हम एक वस्तु रख रहे हैं ए बी। मुख्य अक्ष पर जो है बिंदु हम बी से रिप्रेजेंट करें, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। प्रकाशीय केंद्र से जो किरणें जाएंगी वो सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट आएंगी। तो यहाँ जो है हमारा इमेज प्राप्त हुआ ए डैश बी डैश। अगर मैं कहूँ कि वस्तु जो है बी पर है, तो इमेज बी डैश का बन रहा है। अगर ऐसा मैं करता कि अगर वस्तु मैं बी डैश पे रखूं, तो इमेज हमारा बी पे बनेगा। तो चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि बी और बी डैश जो है संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। बी व बी डैश संयुग्मी फोकस है। क्योंकि अगर बी पर वस्तु है तो बी डैश पे इमेज बन रहा है। अगर हम वस्तु को बी डैश पे लेके जाएं तो बी पर जो है इमेज प्राप्त होगा। आप जानते भी हैं कि सी और एफ के बिटवीन जो है अगर वस्तु रखा गया हो तो हमारा प्रतिबिंब जो है सी और इनफाइनाइट के बिटवीन बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाए तो इमेज दर्पण के पीछे बनता है। अगर दर्पण के पीछे हम कोई वस्तु लेके जाएं तो इमेज उसका आगे नहीं होगा, क्योंकि परावर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है संयुग्मी फोकस जो है केवल अवतल दर्पण में पाया जाता है। तो नोटेशन के रूप में हम जान लें यहाँ पर कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में पाया जाता है।
आपसे पूछा जा सकता है कि संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में क्यों नहीं प्राप्त हो सकता, तो हम आंसर दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, तो उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव जो है दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अगर हम दर्पण के पीछे कोई वस्तु रख दें तो उसका इमेज बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार जो है केवल संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में नहीं। दूसरा पॉइंट हम ले चल रहे हैं दूसरे पॉइंट पे कि रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन दो होता है, लेंस का रेखीय आवर्धन भी होता है, दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। तो यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन दर्पण का रेखीय आवर्धन कह सकते हैं या रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर भी लिख सकते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई आप कह सकते हो, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हम छोटा सा एक रेखीय डायग्राम लेंगे कि मान लिया कि कोई दर्पण है, दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखी गई है जिसकी ऊंचाई हम h1 ले लें। उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अगर h2 हो तो परिभाषा क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ हम एक ये भी वस्तु ले रहे हैं जिसकी ऊंचाई हम h1 कह रहे हैं कि वस्तु है ऊंचाई h1 है। इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं कि मैंने कहा भी था कि दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण पर किरणें इंसिडेंट होंगी, जिस कोण पर यहाँ किरणें इंसिडेंट होंगी, जो कोण यह होगा उतनी ही कोण पर यहाँ से जो है किरणें जो है रिफ्लेक्ट होंगी। यानी यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, जहाँ पर मुख्य अक्ष जो है अभिलंब का कार्य करता है। दूसरा कि प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो वक्रता केंद्र से जो किरणें जाएंगी, इमेज जो है फॉर्मेशन हमारा जो है C और F के बिटवीन होगा। यानी A डैश B डैश अगर इमेज है तो A डैश B डैश इमेज है तो इसकी ऊंचाई हम काउंट करते हैं h2। तो चित्र के अनुसार हम देखें, यदि वस्तु AB इक्वल टू h1 तथा प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश इक्वल टू H2, तो निगेटिव होगा ये क्योंकि मुख्य H के नीचे है। तो परिभाषा से देखते हैं, परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ऊंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई हम ले लें या ऊंचाई ले लें, तो रेखीय आवर्धन m इक्वल टू मिलेगा -H2 अपॉन H1। ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। अब दो सिचुएशंस होंगे, m पॉजिटिव कब होगा, m नेगेटिव कब होगा? जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जब प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा मतलब जो है आभासी बनेगा। तो आभासी के लिए जो है, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी के लिए m जो है पॉजिटिव होता है और वास्तविक के लिए m नेगेटिव होता है। यहाँ m इक्वल टू H2 अपॉन H1 है। अगर इस फिगर पे हम ध्यान दें तो वस्तु से दर्पण की जो दूरी होती है वह u यानी BP इक्वल टू माइनस u एंड b डैश p इक्वल टू माइनस p। चित्र अनुसार इसमें दो ट्रायंगल मिल रहा है हमको, A B P और A डैश B डैश P, जो कि समरूप होंगे। यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री होगा। यह कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि जिस कोण पर यह आपतित होगा उसी कोण पर परावर्तित होगा। तो दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज जो है समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशियो होता है। तो यहाँ ले रहे हैं त्रिभुज A डैश B डैश P, समरूप त्रिभुज A B P से। तो इसमें होता है करस्पॉन्डिंग साइड एंड सेम रेशियो। यह एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल का सामने का साइड जो है आपका जो है यह मिला B डैश P और बाई BP इक्वल टू, इस कोण के सामने का साइड जो है आपका A डैश B डैश है और ये जो है AB है। अब वैल्यू रखें तो B डैश P का वैल्यू माइनस भी माइनस U इक्वल टू, ये हो जाएगा -H2 अपॉन H1। इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ मिलेगा आपको, समीकरण 1 और 2 से -H2 अपॉन H1 का वैल्यू m है। तो m इक्वल टू -v अपॉन -u। तो m इक्वल टू -v अपॉन -u एंड m इक्वल टू -H2 अपॉन H1। अगर इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करें तो मिलेगा m इक्वल टू -H2 अपॉन H1 इक्वल टू -v अपॉन -u, या H2 अपॉन H1 इक्वल टू -v अपॉन u। तो ये रहा रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन का सूत्र दो मिला, m इक्वल टू -H2 अपॉन H1 और दूसरा है कि H2 अपॉन H1 इक्वल टू -v/u।